नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम बिहार स्पेशल PW का मंथली मैगजीन को समझते हुए रिवीजन करेंगे। तो आज का ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है भारत का डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, इंडियाज डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्ष 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार भारत का डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार करके 1:811 हो गया है, जो कि WHO के 1:1000 के मानक से बेहतर है। भारत के स्वास्थ्य कार्यबल पर प्रमुख बिंदु: डॉक्टरों की उपलब्धता 13.88 लाख पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर, 7.51 लाख आयुष चिकित्सक, 80% जो सक्रिय सेवा मानते हुए प्रभावी अनुपात जो है 1:811 है, ठीक है। डॉक्टरों की उपलब्धता कितनी है? 13.88 लाख पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं और 7.51 लाख आयुष चिकित्सक हैं। 80% जो है सक्रिय सेवा मानते हुए प्रभावी का अनुपात जो है 1:811 है। नर्सिंग क्षमता कितनी है? तो 39.40 लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों तथा 5310 नर्सिंग संस्थानों के साथ भारत जो प्रति वर्ष 3.82 लाख नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन की भूमिका। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्यों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विशेष करके प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन की कमी को दूर किया जा सके। WHO के मानक और मापदंड: डॉक्टर जनसंख्या अनुपात का मानक। WHO पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम 1:1000 का डॉक्टर जनसंख्या अनुपात का सुझाव देता है। कुशल स्वास्थ्य कार्यबल पर जोर: WHO सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति के लिए डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों की संतुलित उपलब्धता को आवश्यक मानता है। समतापूर्ण वितरण पर ध्यान: सिर्फ कुल संख्या ही नहीं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षमता मूलक वितरण तथा सेवा गुणवत्ता पर भी WHO विशेष बल देता है। बिहार विशेष क्या है? तो नवंबर 2024 में जारी CAG रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम डॉक्टर जनसंख्या अनुपात वाले राज्यों में से बिहार भी एक, जहाँ पे क्या है हमारा बिहार, यहाँ पे है जो डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम है। इसका अनुपात जहाँ 1:2148 है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुशंसा 1:1000 है, ठीक है। भारत के नए खगोलीय दूरबीन, न्यू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स ऑफ इंडिया। केंद्रीय बजट 2026 में लद्दाख में 2 नई दूरबीनों की स्थापना और एक मजबूता सुविधा के उन्नयन को स्वीकृति दी गई है, जिससे भारत की प्रेक्षणीय क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित परियोजना के मुख्य बिंदु: इस योजना के मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं? तो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST, ठीक है। तो NLST एक 2 मीटर एपर्चर वाला सौर वेधशाला दूरबीन है, जिसे कि लद्दाख के पेंगोंग त्सो के निकट मेरक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। क्या NLST एक क्या है? 2 मीटर एपर्चर वाला और सौर वेधशाला दूरबीन है, ठीक है, जिसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख के पेंगोंग त्सो के निकट मेरक क्षेत्र में, ठीक है। यह जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य और निकट और रक्त तरंग दैर्ध्य में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि किसका उद्देश्य? ये जो है भारत के नए खगोलीय दूरबीन का, उसका उद्देश्य क्या है? तो दृश्य और निकट और रक्त तरंग दैर्ध्य में सौर गतिकी, चुंबकत्व और अंतरिक्ष मौसम प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।
नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप क्या है? तो NLOT एक 13.7 मीटर एपर्चर वाला सेगमेंटेड मिरर टेलीस्कोप है। क्या है ये NLOT? यह 13.7 मीटर एपर्चर वाला क्या है? एक सेगमेंटेड मिरर टेलीस्कोप है, जिसे लद्दाख के हनले में स्थापित किया जाएगा। इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख के हनले में। यह जो एक ऑप्टिकल और निकट अवरक्त बैंड का उपयोग कर तारकीय विकास और आकाशगंगाओं तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन हेतु गहन अंतरिक्ष प्रेक्षण को संभव बनाएगा। निर्माण और संचालन के बाद NLST भारत की तीसरी भू आधारित सौर वेधशाला के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान में कोडाईकनाल सौर वेधशाला और उदयपुर सौर वेधशाला राजस्थान स्थापना वर्ष जो 1975 है कार्यरत है इसमें। ठीक है, अब हम लोग चंद्रयान 4 लैंडिंग साइट MM4 को देखेंगे। ठीक है, चंद्रयान 4 लैंडिंग साइट MM4 यह क्या है? तो इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मांस माउंटन के क्षेत्र में MM4 को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है। इसको चुना है MM4 को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है। चयनित लैंडिंग स्थल क्या है? मंस माउंटन MM4। मंस माउंटन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, जो संभावित जल, बर्फ और प्राचीन भूवैज्ञानिक अभिलेखों के कारण अत्यधिक वैज्ञानिक महत्व का क्षेत्र है। वैज्ञानिक मूल्यांकन क्या है इसका? 4 संभावित स्थलों MM1, MM3, MM4 और MM5 का ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा के बहुदृश्य डेटा का उपयोग कर स्थलाकृति की सुरक्षा और व्यवहार्यता के आधार पर विश्लेषण किया गया। सुरक्षा मानदंड क्या है? MM4 को इसलिए चुना गया क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर क्षेत्र में जोखिम का प्रतिशत न्यूनतम है। औसत ढाल लगभग 5 डिग्री है और औसत ऊंचाई 5334 मीटर है और सुरक्षित लैंडिंग ग्रिड की संख्या सबसे अधिक है। चंद्रयान 4 मिशन के बारे में अब जानेंगे। तो चंद्रयान 4 मिशन क्या है? तो यह चंद्रयान 4 भारत का पहला चंद्र नमूना वापसी मिशन है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्र सतह के नमूने एकत्र करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना। ठीक है, संभावित प्रक्षेपण क्या है? मिशन अंतिम तैयारी और स्वीकृति के अधीन वर्ष 2028 के आसपास प्रक्षेपित किया जाएगा। मुख्य मिशन उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्र सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग और नमूना संग्रहण करना। ठीक है, इसके साथ यह चंद्र सतह से प्रस्थान, कक्षा में डॉकिंग, नमूना स्थानांतरण और पृथ्वी पर सुरक्षित पुनः प्रवेश का प्रदर्शन भी करेगा। चंद्रमा से सफल नमूना वापसी मिशन ये क्या है? तो अपोलो 11 से 17 जो कि वर्ष 1969 से 1972। इसका एजेंसी क्या था? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी एजेंसी थी अपोलो की। अपोलो 11 से 17 की। ठीक है, इसका मुख्य विवरण क्या है? तो मानव युक्त चंद्र मिशन, जिनके माध्यम से लगभग 382 किलोग्राम चंद्र शिलाएँ और मिट्टी पृथ्वी पर लाई गई। लूना 60, 20 और 24 जो कि वर्ष 1917 से 1976। इसकी एजेंसी क्या थी? सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी और सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी थी। इसका मुख्य विवरण जो यह पहला रोबोटिक चंद्र नमूना वापसी मिशन और सफलतापूर्वक चंद्र मिट्टी एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाई गई। चांगई 5 वर्ष 2020। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि चीन का है। ठीक है, और रोबोटिक मिशन जिसने कि ओसेंस प्रोशेलारम क्षेत्र से लगभग 1731 ग्राम चंद्र सामग्री एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाई। ठीक है,
चांग ई जो 6 है कि वर्ष 2024 इसकी एजेंसी कौन थी? चीन की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन थी। और इसका मुख्य विवरण था कि चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से से नमूने वापस लाने वाला पहला मिशन था जिसने कि चंद्र अन्वेषण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ठीक है। LSTS के लिए राष्ट्रीय बायो बैंक, ये क्या है? नेशनल बायो बैंक ऑफ LSTS। भारत ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स के लिए अपना पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया है, जिसमें कि 15 राज्यों के 530 रोगियों के डेटा और नमूनों को एकीकृत किया गया है। ठीक है। कितना नमूनों को एकीकृत किया गया है? 15 राज्यों के 530 रोगियों के डेटा और नमूना को। ठीक है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए राष्ट्रीय बायो बैंक, ये क्या है? तो भारत ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित एक अग्रणी राष्ट्रीय बायो बैंक की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है दुर्लभ आनुवंशिक रोगों के अनुसंधान, निदान और किफ़ायती उपचार विकास को बढ़ावा देना। किफ़ायती उपचार मतलब बहुत ही कम पैसे पे उपचार को बोलते हैं किफ़ायती उपचार। बायो बैंक एक संगठित भंडार है जो कि चिकित्सा अनुसंधान में उपयोग के लिए रक्त, DNA, ऊतक और मूत्र जैसे जैविक नमूनों के साथ साथ संबंधित नैदानिक और जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं प्रबंधन करता है। नोडल निकाय, यह जो है बायो बैंक का नेतृत्व फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी अहमदाबाद कर रहा है और इसे भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जो है 70 से अधिक दुर्लभ आनुवंशिक चापचे संबंधी स्थितियों का एक समूह है जो कि एंजाइमों की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? ये एंजाइमों की कमी के कारण होता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। और कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थों के विघटन को क्या करता है? यह बाधित करता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विशिष्ट एंजाइमों की अनुपस्थिति से कोशिकाओं में वसा और शर्करा विषाक्त संचय होता है। ठीक है। जिसमें कि अंगों को धीरे धीरे क्षति पहुंचती है और विकलांगता होती है और बच्चों में मृत्यु दर बहुत ही अधिक होती है इसकी। ठीक है। किसके कारण? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के कारण। उपचार संबंधी इसकी क्या चुनौती है? तो दुर्लभ बीमारियों में से केवल लगभग 7% के लिए स्वीकृति उपचार उपलब्ध है और LSD के लिए उपलब्ध उपचारों की लागत अक्सर प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की से अधिक होती है, जिसमें रोगियों की पहुंच सीमित होती है। नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 क्या है? तो इसके बारे में देखते हैं। यह जो है एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक और नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 की प्री क्वालिफिकेशन की घोषणा की है। और इसके संबंधित तथ्य क्या है नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन के? तो यह जो है प्री क्वालिफिकेशन दवा के घटक और अंतिम वैक्सीन उत्पाद दोनों को शामिल करता है, जिसमें कि एक ही एकीकृत इकाई में संपूर्ण उत्पादन संभव हो पाता है। नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके बारे में जानेंगे। तो नोवल पोलियो वैक्सीन से आज से नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 है। NOPV2 से आज क्या है? नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। ठीक है। इससे विशेष रूप से सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस टाइप 2 से होने वाले प्रकोपों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है। इसकी स्थिरता क्या है? तो पारंपरिक टाइप 2 ओरल पोलियो वैक्सीन की तुलना में नोवल NOPV2 आनुवंशिक रूप से अधिक स्थिर है, जिससे इसके रोग उत्पादक रूप में पुनः परिवर्तित होने का जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है। WHO की स्थिति क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आपातकालीन उपयोग सूचीकरण की स्वीकृति। निर्माण क्या है इसका? निर्माण कैसे होता है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और PT बायोफार्मा के द्वारा निर्मित है।
इसका प्रकार क्या है? पोलियो टाइप 2 को लक्षित करने वाला ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो प्री क्वालिफिकेशन का अर्थ है कि वैक्सीन सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। इससे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां जैसे कि यूनिसेफ इसे वैश्विक स्तर पर खरीद और वितरित कर सकती है। पोलियोमाइलाइटिस क्या है? यानी पोलियो के बारे में, पोलियो को ही क्या बोलते हैं? पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस जो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या करता है? प्रभावित करता है। संचरण कैसे होता है इसका? यह मल मुख मार्ग के माध्यम से व्यक्ति संपर्क के द्वारा या कभी कभार दूषित जल या भोजन के माध्यम से फैलता है। प्रभाव क्या है इसका? तो यह वायरस आंतों में वृद्धि करता है और तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर सकता है जिससे कि पक्षाघात हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि विश्व भर में वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन की स्थिति। जो टाइप 1 है वर्ष 2022 तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थानिक बना हुआ है। टाइप 2 जो है वर्ष 1999 में समाप्त घोषित किया गया है। ठीक है, और टाइप 3 जो है वर्ष 2020 में समाप्त घोषित किया गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया और अंतिम रिपोर्ट किया गया वाइल्ड पोलियो वायरस मामला वर्ष 2011 में था। ठीक है, अब हम लोग BIRAC निधि यानी कि ब्रैक RDI फंड क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या है? केंद्र सरकार ने सरकार की 1 लाख करोड़ रुपए की RDI पहल के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए के बायरेक RDI निधि के तहत प्रस्तावों के लिए एक पहली राष्ट्रीय घोषणा की है। ठीक है, किसने किया? केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ की RDI पहल के अंतर्गत। ठीक है, संबंधित तथ्य क्या है इसका? तो इसका संबंधित तथ्य है सरकार की 1 लाख करोड़ रुपए की RDI पहल के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण व्यवस्था का उद्देश्य उच्च प्रभाव वाले जैव प्रौद्योगिकी के नवाचारों का समर्थन करना है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है जो कि वर्ष 2014 के 10 अरब डॉलर से बढ़कर के वर्ष 2024 में 165.7 अरब डॉलर हो गया है और वर्ष 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। बायरेक RDI निधि के बारे में जानेंगे। क्या है ये? तो बायरेक RDI निधि से आशय है कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसलिंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। बायरेक RDI निधि के बारे में जानेंगे। ये क्या है? तो बायरेक RDI निधि जो व्यापक राष्ट्रीय RDI पहल का हिस्सा है जिसे कि जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। नवंबर 2025 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने तत्वाधान में लॉन्च किया गया। वित्त प्रबंधक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। इसका वित्त प्रबंधक कौन है? बायरेक ही है। ठीक है, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसलिंग करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसलिंग के बारे में अब जानेंगे ये क्या है। तो यह जो है भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, इसे जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, समर्थन करने और पोषित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें स्टार्टअप्स, SMEs और प्रारंभिक चरण की बायोटेक कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि प्रारंभिक चरण के बायोटेक नवाचारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, बायोटेक और जीवन विज्ञान में उद्यमिता को बढ़ावा देना, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कृषि और औद्योगिक बायोटेक समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना, भारत की जैव अर्थव्यवस्था और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। ठीक है, यह जो है फंड इक्विटी, परिवर्तनीय ऋण उपकरणों और दीर्घकालिक ऋणों के संयोजन का उपयोग करते हुए टेक्नोलॉजी रेडिनेस लेवल TRL 4 से TRL 9 तक की तकनीकों के लिए सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अब AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक क्या है? AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक, तो यह जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MITI ने 18 फरवरी 2020 को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक का अनावरण किया। ठीक है, AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक ये है। ठीक है, 2026 की रिपोर्ट का प्रमुख बिंदु क्या है? तो यह जो है अपनी तरह का पहला संकलन है जो कि देश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप टेक स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के विस्तार, विविधता और वैश्विक पहुंच का मानचित्रण करता है। यह जो एक स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत AI नवाचार को रेखांकित करता है। साथ ही फाउंडेशन मॉडल, डेटाबेस, अपशिष्ट प्रौद्योगिकी समाधानों, भारतीय संदर्भों के लिए अनुरूप वॉइस और विजन आधारित अनुप्रयोगों तथा हार्डवेयर के साथ एकीकृत एज AI में तीव्र वृद्धि को भी दर्शाता है। ठीक है, स्केलिंग पर फोकस, विशेषज्ञों ने बल दिया कि आगामी 12 से 18 माह में सूचीबद्ध 100 से अधिक AI समाधानों में से केवल 10 का भी सफल विस्तार किया जाता है। तो यह भारत के न्यू यूज केस कैपिटल के रूप में उभरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्टार्टअप परिपक्वता क्या है? तो यह विश्लेषित ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स में से 68% पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख AI निर्यातक के रूप में स्थापित हो रहा है। ठीक है, यह जो है शुभारंभ भारत के AI स्टार्टअप परिदृश्य की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाता है, जो प्रारंभिक प्रयोग के चरण से आगे बढ़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा नवाचार की दिशा में विकसित हो रहा है तथा इसे सक्षम नीतिगत ढांचे, डिजिटल सार्वजनिक संरचना और विस्तृत हो रहे अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का समर्थन प्राप्त है। AI उत्तरदायित्व प्रतिज्ञाएं, AI रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज, ये क्या है? तो भारत ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के द्वारा 24 घंटों के भीतर सर्वाधिक AI उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा प्राप्त कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। किसने? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान। किसने किया है? भारत ने। ठीक है, रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो इस रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण पॉइंट है विश्व रिकॉर्ड, जिसमें भारत में 24 घंटों में AI उत्तरदायित्व अभियान के लिए सर्वाधिक प्रतिज्ञा प्राप्त करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब हासिल किया। 16 से 17 फरवरी के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में कुल 2,50,946 वैध प्रतिज्ञाएं दर्ज की गई हैं। व्यापक युवा सहभागिता के यह जो है इस अभियान में 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, क्योंकि प्रारंभिक 5,000 प्रतिज्ञाओं के लक्ष्य से कहीं अधिक था। प्रतिभागियों को डिजिटल बैज तथा AI शिक्षण संसाधन प्रदान किए गए हैं। AI उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीजेज के बारे में अब हम जानेंगे। ये क्या है? तो AI उत्तरदायित्व प्रतिज्ञा एक राष्ट्रव्यापी नागरिक नेतृत्व वाली पहल है। क्या है ये? राष्ट्रव्यापी नागरिक नेतृत्व वाली पहल है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक, समावेशी, उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, इस
इसे 16 फरवरी 2026 को इंडिया एआई मिशन के तहत इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान लॉन्च किया गया था। कब इसको लॉन्च किया गया था? तो 16 फरवरी 2026 को इंडिया एआई मिशन के तहत इंटेल इंडिया के सहयोग से एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान ही इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि डेटा गोपनीयता, पारदर्शिता, जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ा करके सार्वजनिक भागीदारों के माध्यम से गलत सूचनाओं का मुकाबला करके जिम्मेदार एआई को अपनाने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका महत्व क्या है? तो नैतिक एआई अपनाने को बढ़ावा देना। यह पहल जो है डेटा गोपनीयता, पारदर्शिता, जवाबदेही और गलत सूचनाओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार एआई प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। नागरिक नेतृत्व वाली डिजिटल जिम्मेदारी, ये क्या है? तो यह अभियान बढ़ती जन जागरूकता को उजागर करती है और भारत को समावेशी, नैतिक और सामाजिक रूप से लाभकारी एआई विकास के वैश्विक समर्थक के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सही और बोध एआई, सही एंड बोध एआई फॉर हेल्थ, क्या है ये? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के उत्तरदायित्व एआई अपनाने को सशक्त करने के लिए इंडिया एआई समिट 2026 में सही और बोध एआई का शुभारंभ किया है। ठीक है, भारत के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति के बारे में सही एक राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा है जिसे भारत के स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित, नैतिक, साक्ष्य आधारित और समावेशी स्वीकार्यता को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। विशेषता क्या है इसका? तो एआई समाधानों के शासन, डेटा प्रबंधन, सत्यापन और परिनियोजन और सतत निगरानी पर रणनीतिक दिशा प्रदान करता है। एआई जो है समाधानों के शासन, डेटा प्रबंधन, सत्यापन और परिनियोजन और सतत निगरानी पर रणनीतिक दिशा प्रदान करता है। एआई स्वीकार्यता को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाता है। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के एकीकरण के लिए एक संरचित रोडमैप स्थापित करता है। डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में जवाबदेही, रोगी सुरक्षा और नैतिक अनुपालन को सुदृढ़ करता है। स्वास्थ्य एआई के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म के बारे में। बोध जो है एक निजता संरक्षित बेंचमार्क प्लेटफॉर्म है। बोध क्या है? यह जो एक निजता संरक्षित बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म है जिसे कि आईआईटी कानपुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है ताकि स्वास्थ्य एआई मॉडल का मूल्यांकन किया जा सके। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि रॉ डेटा को साझा किए बिना विविध वास्तविक दुनिया के डेटा सेट का उपयोग कर एआई मॉडलों का कठोर परीक्षण सक्षम बनाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक डिजिटल सार्वजनिक संपदा के रूप में कार्य करता है। महत्व क्या है इसका? तो इसका महत्व है एआई आधारित स्वास्थ्य समाधानों में विश्वास, पारदर्शिता और गुणवत्ता शासन को बढ़ाता है। बड़े पैमाने पर परिनियोजन से पूर्व साक्ष्य आधारित सत्यापन को सुगम बनाता है। भारत के डिजिटल स्वास्थ्य शासन ढांचे को सुदृढ़ करता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका इंडिया कनेक्ट। ये क्या है अमेरिका इंडिया कनेक्ट? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एआई संचालित डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने हेतु 15 अरब अमेरिकी डॉलर की अमेरिका इंडिया कनेक्ट समुद्री केबल पहल की घोषणा की है। यह जो है एक समुद्री केबल सबमरीन केवल एक फाइबर ऑप्टिक केबल होती है जिसे कि देश और महाद्वीपों के बीच डेटा संचारित करने के लिए समुद्र तल पर बिछाया जाता है। अमेरिका इंडिया कनेक्ट के बारे में क्या है अमेरिका इंडिया कनेक्ट? तो अमेरिका इंडिया कनेक्ट जो है गूगल के नेतृत्व में एक सहयोगात्मक अवसंरचना पहल है
जिससे 5 वर्षों में 15 अरब अमेरिकी डॉलर को एआई और संरचना निवेश के द्वारा समर्थित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विशाखापत्तनम में एक नए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री केबल गेटवे का स्थापना करना। वर्तमान में जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री केबल गेटवे मुख्यतः मुंबई और चेन्नई में केंद्रित है। कहाँ है यह गेटवे? मुंबई और चेन्नई में केंद्रित है। मुख्य विशेषता क्या है इसका? मुख्य विशेषता है कि पूर्वी तट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। विशाखापत्तनम को चेन्नई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाला सीधा ऑप्टिकल फाइबर मार्ग है। क्या है ये? सिंगापुर, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाला एक सीधा ऑप्टिकल फाइबर मार्ग है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के मार्गों के माध्यम से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ना। पश्चिमी तट लिंक मुंबई और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रत्यक्ष फाइबर ऑप्टिकल संपर्क को हिंद प्रशांत डिजिटल एकीकरण को सुदृढ़ करेगा। मौजूदा केबलों के साथ एकीकरण। यह परियोजना जो है ब्लू, रमन और सोल जैसी अन्य समुद्री प्रणालियों के साथ पूरक रूप से कार्य करेगी, जिससे कि यूरोप और अमेरिका के पूर्वी तट से लाल सागर के मार्ग से होते हुए मुंबई तक एक सुदृढ़ एवं सक्षम डेटा कॉरिडोर निर्मित होगा। ब्लू क्या है? तो यह इटली, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, भारत को जोड़ता है। रमन जो है जॉर्डन, सऊदी अरब, जिबूती, ओमान, भारत को जोड़ता है। और सोल जो है स्पेन, इटली, ग्रीस, इजराइल, साइप्रस, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, भारत को जोड़ता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है भारत, अमेरिका तथा दक्षिणी गोलार्ध के बीच एआई संचालित डेटा ट्रांसफर क्षमता को सुदृढ़ करना, वैश्विक डिजिटल व्यापार और क्लाउड अवसंरचना में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। एआई जो है स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक तथा शासन संबंधी अनुप्रयोगों के लिए उच्च गति एवं निम्न विलंबता कनेक्टिविटी का समर्थन करना। ग्लोबल एआई फॉर एनर्जी मिशन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 120 से अधिक देशों में एआई आधारित स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार के लिए एक ग्लोबल एआई फॉर एनर्जी मिशन का शुभारंभ किया है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने। ठीक है। ग्लोबल एआई फॉर एनर्जी मिशन के बारे में यह जो एक एआई ऐसे मिशन है जिसका अनावरण नई दिल्ली में आयोजित भारत एआई इम्पैक्ट समिट में विद्युत मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिट्टी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी लिमिटेड के साथ साझेदारी में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो सदस्य देशों में नीति, डिजिटल अवसंरचना, वित्त तथा नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म को संरेखित करके स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में एआई के अंगीकरण को तीव्र गति प्रदान करना। फोकस किस पे था? तो यह जो पहल ग्रिड प्रणालियों को रूपांतरित करने, रूफटॉप और सौर ऊर्जा को गति देने, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को सुदृढ़ करने तथा ऊर्जा शासन के लिए परस्पर क्रियाशील डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर केंद्रित है। ऊर्जा क्षेत्र में एआई की आवश्यकता। ऊर्जा बचत। एआई ऊर्जा खपत और CO2 उत्सर्जन को अनुकूलित तथा संभावित रूप से कम कर सकता है। मौजूदा एआई अनुप्रयोगों के व्यापक अंगीकरण से वर्ष 2035 तक उद्योग की ऊर्जा मांग में लगभग 8 EJ/एक्सा-जूल की बचत संभव है। लागत में कमी। एआई सक्षम प्लेटफॉर्म ने भारत में ऑफ ग्रिड पायलट परियोजना में परिचालन लागत में कमी प्रदर्शित की है। ग्रिड अनुकूलन। एआई उपकरण मार्ग का पूर्वानुमान लगाते हैं, विद्युत प्रवाह का सिमुलेशन करते हैं तथा संचरण हानियों को कम करते हैं। ठीक है। पूर्वानुमानित रखरखाव क्या है? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो एआई आधारित ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियाँ ईवी चार्जिंग तथा वितरण नेटवर्क में विश्वसनीयता को सुदृढ़ करती है। ठीक है, समझ में आया?
अब हम देखते हैं हमारा इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट है जो कि सॉवरेन एआई मॉडल, सॉवरेन एआई मॉडल्स। तो इसमें क्या है, तो ये जो हाल ही में भारत ने इंडिया फर्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 3 सॉवरेन एआई मॉडल का अनावरण किया है। सॉवरेन एआई मॉडल के बारे में जानेंगे, क्या है ये। यह जो है सॉवरेन एआई मॉडल से अभिप्राय है कि ऐसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रों से है जिन्हें किसी देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर विकसित, प्रशिक्षित, तैनात और शासित किया जाता है, जिससे कि डेटा और संरचना तथा नियामकीय ढांचों पर राष्ट्रीय नियंत्रण सुनिश्चित होता है। इंडिया सॉवरेन एआई मॉडल क्या है, तो यह जो है 10,000 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत संचालित होते हैं, जिसे कि मार्च 2024 में स्वीकृत किया गया था, ताकि घरेलू आधारभूत मॉडल, कंप्यूटर और संरचना तथा सार्वजनिक एआई अनुप्रयोगों का निर्माण किया जा सके। मुख्य विशेषताएं क्या है, तो घरेलू डेटा नियंत्रण, प्रशिक्षण डेटा सेट राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही प्राप्त, संग्रहित और संसाधित किए जाते हैं। स्थानीय कंप्यूटर अवसंरचना, संप्रभु क्लाउड सर्वरों और तथा सरकार समर्थित जीपीयू क्लस्टरों का उपयोग। नियामकीय पर्यवेक्षण क्या है, तो राष्ट्रीय एआई नीतियों, साइबर सुरक्षा मानकों तथा डेटा संरक्षण कानूनों के अंतर्गत शासित है। रणनीतिक स्वायत्तता क्या है, विदेशी बिग टेक प्लेटफॉर्मों और बाह्य प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम पर निर्भरता में कमी। मॉडल मुख्य विशेषता क्या है इसका, तो सर्वम एआई 2 बृहद भाषा मॉडल LLMs, एक 30 बिलियन पैरामीटर मॉडल और एक 105 बिलियन पैरामीटर मॉडल, दोनों भारत में शुरू से प्रशिक्षित, भारतीय भाषा और शासन आवश्यकताओं पर केंद्रित है। इसका अनुप्रयोग सार्वजनिक सेवा वितरण, एंटरप्राइजेज एआई और सरकारी चैटबॉट, बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी नानी एआई .ai क्या है, तो यह वायरस फर्स्ट एआई मॉडल है, पाक पहचान और संवाददाता एआई, भारतीय उच्चारणों और बोलियों के लिए अनुकूलित, उच्च सटीकता वाक्य से पाठ, रियल टाइम वॉइस बायोमेट्रिक्स, एंटी स्पूफिंग, शून्य शॉर्ट वॉइस क्लोनिंग तथा ह्यूमन इन द लूप एक्सट्रैक्शन है। भारत जिन बहुभाषी जनरेटिव एआई, यह सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। वर्तमान क्षमताएं जो है 15 से अधिक भाषाओं, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि सहित वे पाठवाक और विजन के अंतर्गत उपलब्ध है। कंसोर्टियम आधारित आधारभूत मॉडल और भारतीय डेटासेट पर प्रशिक्षित, इसका अनुप्रयोग क्या है, शिक्षा अनुसंधान, भाषा अनुवाद, समावेशी डिजिटल सेवाएं, ठीक है। और ज्ञानी एआई क्या है, इसका जो अनुप्रयोग क्या है, तो कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन, पैकिंग, टेलीकॉम, ई गवर्नेंस, वायरस इंटरफेस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया एआई मिशन, यह क्या है, तो इंडिया एआई मिशन को मार्च 2024 में मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है, रचित सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से सुरक्षित, स्वदेशी और संप्रभु एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। नोडल मंत्रालय कार्यान्वयन निकाय, यह जो मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई इंडिपेंडेंस बिजनेस डिवीजन के द्वारा लागू किया जा रहा है। बजटीय प्रावधान, इस मिशन के लिए 2024 से 30 की अवधि के लिए लगभग 10,372 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है। कितना, 10,372 करोड़ रुपए। बिहार विशेष कैसे है ये, तो बिहार एआई मिशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल में नवंबर 2025 में बिहार एआई मिशन को स्वीकृति प्रदान की है। उद्देश्य क्या है इसका बिहार के लिए, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में
बिहार को गणनी राज्य के रूप में स्थापित करना। बिहार सरकार एआई अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को सुदृढ़ करने के लिए 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, जिससे कि प्रभावी और नागरिक केंद्रीय शासन सुनिश्चित किया जा सके। अब हमारा क्या चौथा एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इसमें क्या बोला गया है? तो भारत ने नई दिल्ली में चौथे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी की है, जो कि ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला इस प्रकार का पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है। ठीक है, एआई समिट के बारे में क्या है? तो एआई इम्पैक्ट समिट जो है एक बहुपक्षीय मंच है। क्या है? यह एक बहुपक्षीय मंच है जो कि सरकार और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ता, उद्योग और नागरिक समाज को एक साथ लाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता और उसके शासन से जुड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श करता है। एआई समिट की शुरुआत नवंबर 2030 में यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचली पार्क में आयोजित एआई सेफ्टी समिट में एआई सुरक्षा जोखिमों की पहचान पर केंद्रित ऐतिहासिक ब्लेचली घोषणा को अपनाया गया। भारत 28 मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों और यूरोपीय संघ में से एक था। मई 2024 में सियोल समिट ने सुरक्षा के साथ साथ नवाचार और समावेशन को भी चर्चा में शामिल किया। फरवरी 2025 में पेरिस एआई एक्शन समिट ने व्यवहारिक कार्यान्वयन और आर्थिक अवसरों पर बल दिया। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वर्ष 2026 संस्करण 16 से 20 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह एआई समिट श्रृंखला का चौथा सम्मेलन है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो लोगों को सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एआई का उपयोग करना, और पूरी दुनिया के लिए एआई सेवा प्रदाता के रूप में भारत को प्रस्तुत करना, और कंप्यूटर डेटा सेट और एल्गोरिदम तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना। इस समिट का उद्देश्य क्या है? तो इस समिट का उद्देश्य है कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एआई की क्षमता का दोहन करना और समावेशी और जिम्मेदार एआई परियोजना को बढ़ावा देना। एआई सुरक्षा मानकों और शासन ढांचों पर वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना। स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी शासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं में एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। इसका थीम क्या था? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। इसका क्या था थीम? इसका थीम था ये चौथा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र क्या था? भारत के 3 सूत्रीय पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस पर केंद्रित समिट विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए समान पहुंच, सतत विकास और नवाचार प्रेरित वृद्धि पर बल देता है। पूर्व समिट क्या है? तो इसका पूर्व समिट है यह समिट जो एआई शासन पर विकसित होती अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का नवीनतम अध्याय है। पूर्ववर्ती एआई समिट यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में आयोजित किए गए थे, जो कि एआई सुरक्षा, नैतिकता और नियामक सहयोग पर केंद्रित थे। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज क्या है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया। इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह जो है एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स को सरकार से जुड़े मामलों के लिए अनुमति आधारित ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल शासन समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना। यह जो है इसे प्रगत संगणक विकास केंद्र के द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया गया। इसका लक्ष्य सुरक्षित, हेरफेर रोधी तथा ऑडिट योग्य ब्लॉकचेन समाधानों के विकास को बढ़ावा देना है। इससे सरकारी प्रणालियों में पारदर्शिता, नियामकीय निगरानी और दक्षता को सुदृढ़ किया जा सके। प्रमुख लक्षित क्षेत्र क्या है? यह जो है ई प्रोक्योरमेंट,
आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, विद्युत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, भूमि अभिलेख तथा पर्यावरण और स्वच्छता सहित प्रमुख शासन और सेवा वितरण क्षेत्रों पर केंद्रित है। चैलेंज रूपरेखा के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सरकारी विभागों के सहयोग से अपने समाधानों का पायलट परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। इसका चैलेंज क्या है? चयनित स्टार्टअप्स को 10 श्रेणियों में 10 प्रभावशाली ब्लॉकचेन आधारित उपयोग मामलों के विकास हेतु चरणबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।